जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ हर्षित शर्मा। मैं CAPF 2024 में मेरी रैंक आई थी 401। मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 117। मैं आपको आज डेफ एनालिसिस के बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर कहा जाता है कि UPSC CAPF और अक्सर UPSC के इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन पेपर है तो हमने खुद बना के दिया है, जो कि है डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हम अपनी हॉबीज़, नेम, एड्रेस सब कुछ फिल करते हैं, जो कि UPSC के द्वारा डिमांड किया जाता है। और अक्सर जो UPSC बोर्ड में के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उसी के अराउंड रहते हैं। 70 to 80% ऑफ आर क्वेश्चन इन इंटरव्यू विल बी फ्रॉम आर डेफ ओनली। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर कमांड ओवर दैट। So in order to strengthen that preparation of our interview, so we have came across or we have launched our new batch regarding the interview guidance program. Interview guidance program, in which we will be providing you mock interviews, detailed application form related queries. Apart from that, mock will be conducted by an expert panel comprising of an IRS officer or a senior bureaucrat who served in the government of India, and selected officers के द्वारा भी mock interview conduct किए जाएंगे और डिटेल्ड फीडबैक दिया जाएगा आप सभी को। आप देख सकते हैं, मैं भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट था लास्ट ईयर और बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया था UC एकेडमी के द्वारा। इसी वजह से आज मैं एसोसिएटेड भी हूँ और आपके लिए सेशन लेकर आ पाया हूँ। तो जो फीडबैक था वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जो भी हम आपके अंदर जो क्वालिटीज़ देखेंगे, किस चीज़ पे आपको वर्क करना है, हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताएंगे कि आपने किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। और देखा जाए तो अभी 60 to 70 डेज रह गए हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। So I think this is the best time you should join this program, as personality cannot be changed in a day. तो अगर हम देखें तो अभी 60 से 70 दिन रह गए हैं मैक्सिमम। तो मुझे लगता है कि आपको डेफ एनालिसिस और उससे भी अच्छा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कोर्स में एनरोल करना चाहिए, जिसमें कि डेफ फोकस सेशन भी होंगे, करंट अफेयर्स और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के फीडबैक और इम्प्रूवमेंट तो रहेगा ही साथ में। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड ड्रेसिंग की कोई क्वेरीज होगी, आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है बोर्ड में, ये सारे सेशन हमारे द्वारा लिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो आप एनरोल कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमने लॉन्च किया है अपना बैच, जो कि है 999 में ओनली, जिसके अंदर मॉक इंटरव्यू भी मिलेगा और आपको डिटेल्ड गाइडेंस मिलेगी। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज़। कांटेक्ट करिए आप इधर दिए हुए नंबर पे और अपने आप को एनरोल करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना डेफ एनालिसिस का सेशन। तो ये है मेरी मार्कशीट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरव्यू में 117 मार्क्स प्राप्त किए। तो इसका मेन रीज़न था कि मैंने अपने आप को पर्सनैलिटी को चेंज करना स्टार्ट किया। जो जो मेरे अंदर फीडबैक दिया जा रहा था मॉक्स में, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही है कि हम अपने आप को वहाँ पर किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बारीकियों को भी वो नोट करते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी में वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही सारे आपके पर्सनैलिटी में इंटीग्रिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप किस तरीके का कंपोजर है आपका, आप अंडर प्रेशर में किस तरीके के डिसीजन लेंगे, ये सब वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर चेक करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आंसर्स को उस तरीके से प्रिपेयर करें और अपनी पर्सनैलिटी को उस तरीके से डेवलप करें कि आप अंडर प्रेशर कभी भी कोई प्रेशर के अंदर डिसीजन उस प्रेशर के कारण ना लें। खुद का अपना डिसीजन और जो राइट कॉन्शियस उस टाइम पे काम करे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू में बेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू का महत्व क्या है। मेरे 117 मार्क्स होने के कारण ही मैं अपने नाम लिस्ट में बना पाया, अदरवाइज मैं लिस्ट से बाहर भी हो सकता था। इंटरव्यू का इतना महत्व है। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में बहुत अच्छा करे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सर्विस प्रेफरेंस अपने हिसाब की मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों को मिलाकर उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे मिल जाएं।
तो आपकी सर्विस प्रेफरेंस भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि आपकी रैंक किस तरीके से। तो इंटरव्यू का महत्व दोनों के लिए है, आपको सर्विस लिस्ट में आना है तो भी इंटरव्यू का बहुत महत्व है, और आपको रैंक और अपनी सर्विस प्रेफरेंस लेनी है उसके लिए भी बहुत महत्व है। जैसे कि मेरी सर्विस प्रेफरेंस एसएसबी थी पहली, तो उसके कारण मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने सर्व एसएसबी को पहले पर क्यों रखा है। तो हर एक वर्ड का वहाँ पर महत्व है इंटरव्यू में। चलिए आगे अब हम डेफ सेशन पे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी से। तो यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 315 से लेकर जो भी यूपीएससी के आर्टिकल्स हैं हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। धौलपुर हाउस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। धौलपुर हाउस की हिस्ट्री, पहले कब बनाया गया है इसको, किस तरीके से इसका बाद में ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉपर्टीज़ का। धौलपुर एक सिटी भी है राजस्थान में, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ है, हमें सब तरीके की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमारा इंटरव्यू उस दिन है। उसके बाद बात आती है यूपीएससी के अलावा यूपीएससी की सुरक्षा कौन प्रदान करता है। जब आप यूपीएससी भवन में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे सीआईएसएफ डिप्लॉयड होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सीआईएसएफ का महत्व क्या है। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वो मान लीजिए आपसे रेंडमली पूछ लेते हैं कि आपकी सिक्योरिटी में क्या लैप्स लगा सीआईएसएफ के द्वारा, क्या कोई आपको खामी लगी सिक्योरिटी में, तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सीआईएसएफ के पास मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ का क्या सिचुएशन है अभी। तो इस तरीके के आप पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं अपने साथ साथ इंटरव्यू में। अब स्टार्ट करते हैं सीएपीएफ से। सीएपीएफ, अब उसमें पूछा जा सकता है कि सीएपीएफ कितनी है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा डिफाइंड सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, क्या नंबर्स है उनका, क्योंकि असम राइफल को किसी किसी वेबसाइट पे असम राइफल को कंसीडर किया जाता है कि वो सीएपीएफ का पार्ट है, और किसी किसी को के द्वारा उस एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि वो नहीं है। लेकिन अगर हम एमएचए की साइड से जाएंगे तो वो असम राइफल उसका पार्ट है और एनएसजी भी है। तो हमें सीएपीएफ के बारे में, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में, उनकी सिचुएशन, उनके पर्सनल्स कितने हैं अभी डिफरेंट फोर्सेस में, मैक्सिमम पर्सनल्स किस फोर्स में हैं। उसके अलावा अगर पैरामीटर्स लिए जाएं तो बीएसएफ के पास एयर विंग है, उसका महत्व। ओवरऑल मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको हर चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि सभी फोर्सेस के बारे में क्या उनकी विशेषता हैं, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फायर यूनिट सीआईएसएफ में डिप्लॉयड है उसका क्या महत्व है, सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो हमारा कीवर्ड यहीं से स्टार्ट हो जाता है सीएपीएफ। अब इसमें पुलिसिंग से भी आ सकता है कि इसमें पुलिस टर्म मेंशन्ड है, तो स्टेट पुलिस जबकि स्टेट सब्जेक्ट का, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो इस पुलिस में सीएपीएफ में और स्टेट पुलिस में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में। तो आपको इन सभी पैरामीटर्स पे तैयार होना पड़ेगा। और कई बार मांग उठती रहती है कि पुलिस का टैग देगा सीएपीएफ से डिफेंस फोर्सेस की ड्यूटी दी जा रही है, जिसके कारण ओपीएस का मुद्दा भी आता है। तो आपके ये सारे पैरामीटर्स कवर करने होंगे, ये कीवर्ड्स हैं ये सारे। अगर देखा जाए, देख सकते हैं आप कितने डायमेंशन एक उससे खुल गए हैं, जस्ट बिकॉज हमने अभी दो टर्म डिस्कस किया है, यूपीएससी एंड सीएपीएफ। तो इस तरीके से आपको डेफ एनालिसिस करना है, आप कितने लेयर्स में जा सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करिए आप, एक क्वेश्चन अगर सीआईएसएफ आता है किसी भी क्वेश्चन पे, जैसे धौलपुर हाउस था, तो इसकी एटलीस्ट 3 क्रॉस क्वेश्चन तक की लेयर तक जाइए कि धौलपुर हाउस के क्यों अस्तित्व में आया, कब आया, अगर आया तो क्यों ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे, उसके बाद किस तरीके से इसका ट्रांसफ़र हुआ ओनरशिप का। तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पर 3 लेयर बनाइए इस तरीके से कि वो अगर मैं एक आंसर करूंगा तो 3 क्रॉस क्वेश्चन तक बनाइए। इसके कारण आपके सारे पैरामीटर्स कवर हो जाएंगे। आप सोचिए कि क्या इसका क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड मुझसे क्या पूछ सकता है। आप रोज़ जब
अक्सर तैयार करिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपने टाइप कर लिया कि CAPF, अब CAPF से क्या क्रॉस क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको इन तरीके से सोचना होगा और उसको एक डायरी में नोट करते जाइए। चलिए, मैं यहाँ अभी ये खाली है तो मैं आपको अपना, मैंने सैंपल लिया हुआ है तो मैं अपनी जो जानकारी होगी उसको रेलेवेंस बना के बेस बनाकर आपके साथ पूरा शेयर करूँगा, आपको किस तरीके से नेम और बाकी सब चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं बाकी। अब आता है रोल नंबर। रोल नंबर का आपको सबसे पहले हर्षित शर्मा। अब हर्षित नाम का क्या मतलब हो सकता है? हर्षित का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस से क्या इसका रेलेवेंस क्या है आपके लाइफ में? CAPF में आप किस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी ड्यूटीज़ में? हर्षित से कोई पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है इस नेम से या नहीं, फेमस पर्सनैलिटी? और उसके साथ साथ मैंने इसको इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर दिया था। तो आप कोशिश करिए कि जितना डेप्थ में जा सकते हैं उतना जाइए। अब शर्मा, शर्मा एक कम्युनिटी है, कहाँ मेनली पाई जाती है? इन सब एंगल पे आप सोचने का ट्राई करिए। अब आता है आपका ईमेल। अब ईमेल में कोई रैंडम नंबर है आपके में, सपोज कीजिए कि मेरे में 2499 है, तो इसका रेलेवेंस क्या है? आपने ये नंबर क्यों मेंशन किया इंटरव्यू में? डेफ में जो ईमेल में नंबर फिल किया है आपने, वो आपने क्यों किया? 2499 का मैं तो मेरे लिए हो सकता है कि मेरा बर्थ डेट और ईयर उस इसके लिए मैंने फिल किया हो। तो आप इस तरीके से सोचिए, आपने ईमेल में कोई नंबर फिक्स किया है, अगर नहीं आपने रैंडमली फिल किया है तो आप रैंडमली बोल दीजिए वहाँ पे। ट्राई कीजिए, अगर उसका कुछ आपकी लाइफ में महत्व है तो आप उस पर ट्राई कीजिए कि आप उस तरीके से आंसर को फ्रेम करें और डिफेंड करें उसे। अगर आपको नहीं है कुछ ऐसा, आपने कोई नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हैं उसको तैयार करने के लिए, तो आप कुछ डायरेक्टली कन्वे कर दीजिए कि सर मैंने उस टाइम पे सजेशन में आया तो मैंने रैंडमली उसको सेलेक्ट कर लिया था। बाकी इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने नेम का बता दिया है, नेम डन। अब आते हैं एड्रेस। एड्रेस पोस्ट ऑफिस सिटी। मैं ग्वालियर से हूँ तो मैं ग्वालियर के बारे में आपसे पूछता हूँ, बताता हूँ आपको। ग्वालियर के बारे में आप प्रिपेयर करिए सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी and socio-economic factors, and most important for me was environment and tourism also. So let's start about it. So you should prepare your home city in a way that you should be aware about its history, कि उसमें कौन से रूलर्स ने रूल किया है, उसके बाद ब्रिटिश में से फाइट के इंडिपेंडेंस के दौरान वहाँ पे किसी फेमस पर्सनैलिटी कोई थी वहाँ पर या नहीं, रोल क्या है आपकी सिटी का इंडिपेंडेंस में, और आप और किस तरीके से सोच सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस
आपकी सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है करंट मॉडर्न डे में, आपकी सिटी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए क्या है, आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किस किस तरीके की रेनफॉल, किस तरीके की वहाँ पर सॉइल पाई जा रही है, क्या एग्रीकल्चरल डोमिनेंस है, किस तरीके की क्रॉप ग्रो की जा रही है वहाँ पर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की ग्रोथ में, जीडीपी कितना है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है वहाँ पे, सर्विस सेक्टर का इन्फ्लुएंस क्या है। आपको इस तरीके से लिंक करना है सब चीज़ों को कि इंडस्ट्री अगर नहीं पनप पा रही है वहाँ पे तो उसका रीज़न क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, और जीआई प्रोडक्ट, अगर आप विशेषकर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ओडीओपी पता होना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी क्या है। इस तरीके से प्रिपेयर करना है हमें। पॉलिटी, आपके सिटी में कितनी लोकसभा की सीट है, MLA कौन है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, सोशल फैक्टर में सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए आपकी डिस्ट्रिक्ट का कितना है, कम है ज़्यादा है, अगर कम है तो क्यों है, ज़्यादा है तो उसके रीजंस क्या हैं, आपके सिटी में इतना लिटरेसी का क्या पैरामीटर्स हैं, अभी अर्बनाइजेशन का परसेंटेज क्या है, और मेन ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्या है आपकी सिटी में। So we are done with the socio-economic part. Now we will go with the environmental part. What's the cover of forest percentage? Forest percentage क्या है? Or most important for me was tourism also, as I was asked the question regarding the national wildlife sanctuary in the Gwalior. And apart from that, I was asked a question regarding the tourism potential of MP. But I have interrelated both these terms, as Gwalior is famous for its fort. That's why I have interlinked both of them. So you should be aware about the tourism potential of your Gwalior, of your city also. That what is its tourism potential? How can you grow your city, or how can you promote economic growth in your city via tourism, by increasing the tourism. So you should be aware of these parameters also. You have to think in a way, as a policy maker, what decision will you take, or as an assistant commandant, how will you help in these sector, for example socio parameters, like suppose if SSB or CRPF battalion is posted or located in your district, then how will you work for their upliftment of the socio-economic indicators like sex ratio. So you have to integrate in a way that SSB, apart from providing border safety, they are also involved in the welfare activities around the bordering district. So if you belong to those districts, you can frame the answer in a way that as an assistant commandant, I will promote the village education in the villages. I will promote healthy sanitation, good sanitation practices in the village. So you can frame answer in that way. So here comes your state also. I was from MP. So again you have to prepare your state on same parameters, like what's the history of your district MP, history of your state, geography of your state, polity, environment, tourism potential. So you need to aware about these parameters in every perspective of your state. Apart from that, what's the difference between the neighboring districts or neighboring states of your states, like how MP is different from the Gujarat, or MP is different from Maharashtra, in a way how they are different, that Maharashtra is so developed but MP is not that much developed. And in the one more point, in the city, in the district, you should be aware about the neighboring district, how they are doing in terms of these parameters. So you should be aware about these parameters also. Date of birth.
Suppose your date of birth is 101 04 and 1999. If you take this as a date of birth, this is an example. If you have this date of birth, let me clear first of all so that you can have a better understanding. So let's start 041999. So suppose this is your date of birth. You have to find out what are the famous personalities that were associated with that date of birth, or some kind of incident that occurred on that day in world history or in the Indian history. Suppose in terms of modern history, what kind of revolution is going on that time. If you are born in 1999, then you should be aware about the Kandahar hijack. If you are born around December, we can say. And what are the parliament attack also occurred in that year. So you have to prepare in that much depth. 1999 was associated with these kind of major tragedies for the India. So what are the steps taken by the government after that? Like Kandahar hijack, how passenger safety is ensured in the airline after that. These are the main topics that we should be aware about. Now comes the claimed age relaxation. Yes, okay. Now nationality, citizenship. What are the articles associated with it? Ways to get citizenship. Gender, state domicile. What are the domicile law or rules in your state, like implementation of domicile policy is recently news in Bihar, as people were demanding that domicile policy should be implemented in the teaching. So you should prepare that what is the matter regarding that. आपको इस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि करंट अफेयर में क्या हेडिंग थी इससे रिलेटेड. डोमिसाइल का मुद्दा न्यूज़ में था बिहार में, क्योंकि छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कि टीचिंग एग्ज़ाम में डोमिसाइल का होना चाहिए, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के छात्र अगर बिहार में नौकरी ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमें बिहार के हैं तो आपको इस मैटर से रिगार्डिंग पूरा अवेयर होना चाहिए कि डोमिसाइल का इतना न्यूज़ में क्यों है, हमें ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं, उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं फ्यूचर में. अगर आप किसी कैटेगरी से एसोसिएटेड हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग भी पढ़ना चाहिए. EWS से एसोसिएटेड हैं आप, तो EWS के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि EWS से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं. OBC से हैं तो OBC से रिलेटेड आर्टिकल्स पता होना चाहिए, किसके तहत रिजर्वेशन दिया जाता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है या नहीं, OBC से रिलेटेड कोई एक्ट एसोसिएटेड है या नहीं. लास्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड ऐसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया था, तो वहाँ पर उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कोई SC से रिलेटेड एक्ट था, SC ST एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था. तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इस तरीके के एक्ट के क्या मायने हैं
आपके करंट पर्सपेक्टिव में और करंट सोसाइटी में इन सब एक्ट्स के क्या मायने हैं। तो आपको ओबीसी किसी भी कैटेगरी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई रिसेंट कंट्रोवर्सी न्यूज़ में थी किसी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई अहम फैसला दिया गया है तो हमें उसके रिगार्डिंग भी अवेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से रिगार्डिंग द रिसेंट जजमेंट बाय द CJI regarding the reservation that it has become a train bogie, that कोई भी जो आरक्षण में का लाभ ले रहा है वो उससे बाहर नहीं जाना चाह रहा है तो बाकी लोगों तक उसका लाभ नहीं पा रहा है। तो आपके व्यूज़ रिजर्वेशन पे क्या हैं ये सब भी आपको प्रिपेयर करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं अभी कि इस बार समरी शीट डेफ के साथ नहीं प्रोवाइड की गई है। अगर समरी शीट प्रोवाइड नहीं की गई है तो सभी मेंबर के पास डेफ उपलब्ध होगा। तो डेफ की डेप्थ तक आपको जाना पड़ेगा क्योंकि पहले क्या होता था, चेयरमैन के पास डेफ होता था, बाकी 2 मेंबर इधर होंगे, 1 मेंबर उधर होंगे, तो चेयरमैन के पास डेफ अवेलेबल होता था। इन सभी मेंबर के पास, बाकी 3 मेंबर के पास समरी शीट होती थी। तो जो समरी शीट होती थी उसी से ये लोग क्वेश्चन पूछ पाते थे, ये चेयरमैन डेफ से भी पूछ सकते थे। लेकिन इस बार समरी शीट नहीं है तो जहाँ तक है कि सभी मेंबर के पास डेफ होगा तो आपको सभी पैरामीटर्स को इक्वली वेटेज देना है क्योंकि वो भी किसी भी पैरामीटर से पूछ सकते हैं। सपोज इफ चेयरमैन हैज नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द डेफ then other member might ask from the other parameters like category also. This is also an important part in which for example subjects, this is an important part. Here you must have mentioned about the higher education. This candidate has a BCom, so subject, suppose apart from the BCom, if like for example BCom accountancy, if you have filled, अगर आपने अकाउंटेंसी को भरा है तो उसके अकाउंटेंसी के रूल्स क्या हैं, अकाउंटेंसी करने के क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से आपको हेल्प करेगा अकाउंटेंसी CAPF में। आजकल AI से लोग अकाउंटेंसी करा सकते हैं तो आपका क्या रेलेवेंस रह जाएगा सर्विसेज में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आपने सब्जेक्ट में फिल किया है, कोई मैथ बैकग्राउंड से है तो मैथ, किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, एटलीस्ट उसकी एक आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि आपका किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस है। आपसे कोई लॉ पूछ सकते हैं, जैसे मैं मैनेजमेंट से था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप मैनेजमेंट का किस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे CAPF में। मेरी मैनेजमेंट में BBA किया था तो मैंने BBA के बारे में पूछा गया था कि मैनेजमेंट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं CAPF में। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है आप किस तरीके से CAPF में उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्या रेलेवेंस है। नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज का सपोज नेम APJ कलाम के नाम पर है, APJ कलाम जी के नाम पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कलाम सर का इम्पोर्टेंस, उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहा है देश के लिए। आपको सभी ये सब पैरामीटर आपको पता होने चाहिए कि आपका क्यों उसका नाम रखा गया, आपका कॉलेज कब फाउंड किया था, एल्यूमिनाई कौन कौन है आपके कॉलेज से, एटलीस्ट 1-2 तो पता होना चाहिए जिससे आप अपने आंसर्स में वो डेप्थ ला पाए। नेम एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन योर एजुकेशन फ्रॉम द पुणे, तो पुणे का क्या इंपॉर्टेंस है, सब पुणे के बारे में आपको ओवरऑल आइडिया, नॉट इतना आइडिया नहीं होना चाहिए जितना आप जहाँ पे बॉर्न डिस्ट्रिक्ट है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के बराबर, लेकिन एटलीस्ट आप सुपरफिशियल एक नॉलेज होना चाहिए कि पुणे में क्या समस्या है। जैसे पुणे में ट्रैफिक की समस्या अक्सर रहती है, तो ट्रैफिक के बारे में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब आइडिया आपको होना चाहिए, जनरल आइडिया अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जानकारी है। एनसीसी, एनसीसी अगर आप फिल कर रहे हैं यस, तो आपको एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है एबीसी, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनसीसी सभी के लिए मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स पर आपको प्रिपेयर करना है। मैंडेटरी होना चाहिए क्या एनसीसी सभी के लिए? अगर सब इतना अच्छा है एनसीसी तो सभी के लिए होना चाहिए, क्यों नहीं गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, अपने आंसर्स को उस तरीके से प्रिपेयर करिए। फोर्सेस, फोर्सेस के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि कोई किसी की फोर्स प्रेफरेंस, किसी ने सीआईएसएफ को पहले रख दिया है तो उसका कोई डिसएडवांटेज है या नहीं, किसी ने सीआरपीएफ को फिफ्थ पे रखा है तो उसका क्या, किस तरीके से डिफेंड करें। फोर्स के बारे में सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, इसीलिए उसको ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। सपोज आपने सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है तो आप उसको इस तरीके से डेवलप कीजिए, आप डिफेंड करने के तरीके ढूंढिए कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आप उसको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करिए कि मैं सीआईएसएफ में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्किल्स को यूज़ करूंगा, तो मैं इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड उस तरीके से मैच कर इंटीग्रेट करता है कि मैं सीआईएसएफ में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात होती है जब हम फोर्स को डिफेंड कर रहे हो तो किसी भी फोर्स को नीचे नहीं दिखाना है। सीआरपीएफ भी किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है और किसी भी फोर्स को नीचे नहीं। और अगर फिफ्थ, अक्सर पूछा जाता है कि आपने सीआरपीएफ या किसी फोर्स को फिफ्थ पे क्यों रखा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरे लिए सभी फोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं। मैं अगर मुझे चूँकि ये भरना था कि आप किसी प्रेफरेंस को, तो किसी न किसी को नीचे रखना ही पड़ता, इस कारण मैंने रखा है। ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सीआरपीएफ को नीचे रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब मैं अपनी फोर्स प्रेफरेंस भर रहा था सीआईएसएफ वगैरह, तो अल्टीमेटली मुझे किसी को नीचे रखना था, तो मैंने इसके सीआरपीएफ को नीचे रखा। लेकिन अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं सभी फोर्सेज में इक्वल तरीके से सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आंसर्स को। मेरे से पूछा गया था, मेरी प्रेफरेंस एसएसबी थी क्योंकि, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे एसएसबी को रखा था। तो एंड में लास्ट क्वेश्चन मेरा चेयरमैन सर ने ही पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि आपने एसएसबी को सबसे नीचे क्यों रखा है, तो मैंने उन्हें आंसर किया था कि मैं अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स सर्विंग द पीपल लिविंग अलोंग द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स and I have integrated with my background of management. Apart from that, after that I have a internship in sales, so I also integrated that into that. So apart from that I have integrated government scheme की, गवर्नमेंट भी इसी तरीके का फोकस कर रही है कि बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इंटीग्रेट किया था सभी चीज़ों को। तो आपको भी इसी तरीके से डेवलप करना है अपने आंसर्स को। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका बहुत मेजर पार्ट इंटरव्यू का एम्प्लॉयमेंट पर जाने वाला है। सपोज आप सीआरपीएफ में ऑलरेडी एसआई के पद पर तैनात है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसी ऑलरेडी सीआरपीएफ के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी और सर्विस में प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आप इधर क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्या आपके रीज़न से शिफ्ट करने के, आप इधर क्यों ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट, आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। We have covered these major dimensions: place of birth is done, post office, city, district, state, pin code, and prepare the series of the pin code also, how they are distributed. And father occupation, name of a mother, nationality, yeah, this paragraph, this is also equally important as father's occupation can also be asked कि आपके फादर किस प्रोफेशन में है। सपोज इफ़ योर फादर इज इनटू पुलिस, तो आपको पुलिसिंग से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, पुलिस में करंट चैलेंजेस पता हो, क्या हर्डल्स हैं एज अ सन और डॉटर
of police personnel. आपने क्या challenges face किए हैं? Apart from that, what drives आपका मोटिवेशन क्या है CFMF में आने का? क्या सिर्फ पारिवारिक भूमि आपका अकेला मोटिवेशन है कि पापा पुलिस में थे इसलिए मुझे जाना है? इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मदर्स प्रोफेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली आपको इन प्रोफेशन के बारे में तैयार करना होगा कि पुलिसिंग से रिलेटेड, मोरल पुलिसिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है. Income and these kind of are not that much important. Status, I have already told you, if they are from another state or district, you should be aware about the basic facts regarding that. If you are currently living in Delhi, for example, and then you should be aware about the pollution. Delhi pollution problem, तो आपको इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए. पोस्ट ऑफिस. Language, one of the most important topic, which is most often in news. Suppose आपने लैंग्वेज में हिंदी फिल कर रखा है कि आप रीड एंड स्पीक इन हिंदी, देन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के जो पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज के जो वायलेंस बढ़ता जा रहा है देश में. न्यू लैंग्वेज पॉलिसी भी आई थी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अभी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो हिंदी स्टेट्स के लोग हैं उनके साथ कुछ केसेस आते रहते हैं, तो इससे भी इन तरीके के जो करंट रेलेवेंस है इन पे भी आपको प्रिपेयर करना है कि ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं, इनका रेलेवेंस क्या है, क्यों ऐसी केसेस देखने को भी क्यों मिलते हैं, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स का हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो हिंदी, और हम किस तरीके से इंटीग्रेट करें बाकी लैंग्वेजेस के साथ. फॉर एग्जांपल, तमिल शुड बी टॉट इन नॉर्थ इंडिया, दिस काइंड ऑफ हाउ कैन वी इंटीग्रेट देम इनटू द नॉर्मल करिकुलम. This is one of the most important section, prize medal, but we will look into it in the last sheet as this will be mine. So this is my summary sheet. I have included it. As I mentioned, I am from Madhya Pradesh. I have prepared thoroughly about the Madhya Pradesh basic things. So these are the major things that I have filled in my prize, scholarship, etc. As I mentioned that during the sales internship पे government, suppose this kind of term is mentioned in your DEF also कि आपने internship की है कहीं पे, तो internship का क्या relevance है आपके करंट देश में? इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई है, इंटर्नशिप स्कीम आई है, उसका रेलेवेंस क्या है, आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए. इंटर्नशिप का कि इंटर्नशिप अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उससे किस तरीके की स्किल्स प्रोवाइड की जा सकती हैं. इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में क्या अंतर है, आपको ये सब के बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. और इसको आप अपने इस तरीके की जो हॉबीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करिए अपनी फोर्स प्रेफरेंस को जस्टिफाई करने में. जैसे मैंने इंटर्नशिप में अपना जो पीपल कनेक्शन था, कम्युनिकेशन का, वो शो किया उसके थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू, कि मैं पब्लिक कम्युनिकेशन में बेटर हो गया, पीपल लोगों का समस्या सुनने में मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर एम्पैथी के साथ समझ पाता था उसके बाद. तो ऐसी चीज़ों को हम अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं. विनर ऑफ 100 मीटर रेस ड्यूरिंग स्कूल, 100 मीटर रेस में वॉकिंग और रनिंग में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके की. क्रिकेट में IPL, कल ही अगर क्रिकेट से न्यूज़ देखी जाए तो कल या परसों बांग्लादेश के जो प्लेयर थे उनको IPL में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया BCCI ने. तो इस तरीके की न्यूज़ अक्सर आती रहती हैं. आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि कोई न्यूज़ आ रही है तो वो करंट के लिए मेरे इंटरव्यू में किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो तैयार कीजिए आप इन चीज़ों को कि क्रिकेट का डाउनफॉल, टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल क्यों होता जा रहा है, लोग क्यों कम इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में. क्या T20 क्रिकेट है वो
हम जो स्किल्स है उसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अक्सर T20 में आपको स्टार्टिंग से रन मारना स्टार्ट करना पड़ता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. Playing cricket, getting updated with current geopolitical affairs. This was the major part of my interview. कि geopolitics, my interview was mostly on this part. कि आपने ये fill किया है. Both of these are the main part of my interview. I was asked a question regarding geopolitics. कि आपने जियोपॉलिटिक्स में भी ताइवान से रिलेटेड इशू पूछा गया. ट्रंप का रिसेंट इलेक्शन में जीत हुई थी तो उससे रिलेटेड पूछा गया था. इलेक्शन के अलावा मतलब इंडिया के अगेंस्ट स्टांस ले रहे थे वो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंड्रॉयड डिवाइसेस, व्हाई यू आर लेस इंटरेस्टेड टुवर्ड्स iPhone. So these kind of things you have to prepare, and I was telling you that what are the parameters that you need to prepare. For example, I have mentioned that principle of management. I have studied these subject properly in order to answer these question in the interview. So basic business communication, you need to study these kind of subject in detail, how they are important in the interview. And for this one also, though I have done my took a 1 year drop here, and I have shifted from bio to management. So if these kind of reflection are also there in your def, so you should prepare how to defend that shift from bio to management. So you should be prepared about these kind of things. Okay, तो आप प्रिपेयर कीजिए इस तरीके से. एंड अगेन ओके फाइन. सो मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप एनरोल कीजिए IG इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, और आपको मॉक इंटरव्यूज़ बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा. आप एनरोल करिए और मॉक इंटरव्यूज़ का फ़ायदा लीजिए कि जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उसी तरीके से आप पर्सनैलिटी को अपने को चेंज कर पाएंगे, उसी तरीके से आप आगे इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे. क्योंकि इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कहाँ आएगी, आप लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे. क्योंकि अक्सर काफ़ी अच्छा पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग भी बाहर हो जाते हैं अक्सर, जस्ट बिकॉज वो इंटरव्यू को लाइटली ले लेते हैं. तो प्लीज़ start preparing your def so that you can do much better in the interview and score marks like me. At least score above 110 so that you can make your name in the list, and score of above 105 as per me is a good score. So all the best. Start preparing your def.